नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम और यूपीटेट के एग्ज़ाम्स में। क्योंकि आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके बिहेवियर में लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और किन स्टेजेस से होकर उसकी जो भाषा है वो और ज़्यादा विकसित होती है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे विकास, भाषा का जो विकास है वो किस तरीके से किन स्टेजेस से होकर गुजरता है और किस तरीके से बच्चा एक शब्द से धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना सीख जाता है। ठीक है, यानी कि वाक्य में परिवर्तित हो जाती है उसकी जो भाषा है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके सीटेट में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं, जैसे मॉर्फीम्स होते हैं, ठीक है, फोनीम्स होते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, सिमेंटिक क्या होता है, सिंटैक्टिक एरर क्या होती है, सिमेंटिक एरर क्या होती है। तो इस विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप भी अगर सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करेगी आपको 1 मार्क्स गेन करने में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स सीटेट, यूपीटेट, DSSB, NVS या फिर KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर डेली स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन को। और अगर आप हमारे साथ मिलकर डेली PDF, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अच्छा, कई सारे लोग हैं जिनके मन में डाउट रहता है कि आखिर हम टेलीग्राम यूज़ क्यों करें। तो दोस्तों ये जो वीडियोस हैं ये आपके पास एक पिक्चर के माध्यम से है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जब आपके पास PDF होता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल होता है, तो आप इसको फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जब डेली स्टडी मटेरियल मिलता है, आपका EVS का मिलता है, ठीक है, आपका पेडागोजी का मिलता है, जब आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होता है वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये यूज़फुलनेस। आज हम बात करने वाले हैं भाषा विकास के बारे में। तो आज इस टॉपिक से लेकर हम कई सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होगा हमारा फेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक होगा हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो डायरेक्टली आपके सीटेट के एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के बारे में। यानी कि जब हम सिंटैक्स पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्टिक और सिमेंटिक एरर। दोस्तों सबसे पहले बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सीटेट का जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं वो काफ़ी डीप में जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि यूपीटेट और सीटेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सीटेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में देंगे कि सीटेट का जब एग्जाम होता है तो सीटेट के एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर थॉट प्रोसेस पे बेस्ड, यानी कि जो पेडागोजिकल क्वेश्चन होंगे वो थॉट प्रोसेस पे बेस्ड आते हैं, जबकि यूपीटेट के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा यूपीटेट में कि बंडूरा की थ्योरी क्या है, या किसने सोशल लर्निंग की थ्योरी किसने दी थी। लेकिन अगर आप सीटेट में आप देखेंगे तो जो बंडूरा की थ्योरी पे बेस्ड जो इंक्लूजन्स होंगे या सॉरी इम्प्लीमेंटेशंस होंगे वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो जो फेजेस होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला फेज होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज फेज। इस फेज में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज फेज जनरली दिखाई देता है 1 साल, यानी 0 से 1 साल के बच्चों के अंदर ये चीज़ें जनरली देखने को मिलती हैं, जो हम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टिव लैंग्वेज फेज की जो एज होती है बच्चों में वो कितनी होती है, तो 0 से लेकर 1 साल तक ये जो फेज है आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो इस एज में यानी कि इन्फेंट एज में बच्चा क्या करता है, अपने एल्डर्स की मूवमेंट को नोटिस करता है, यानी कि लिप मूवमेंट को देखता है, हैंड मूवमेंट को देखता है, उनका कोऑर्डिनेशन देखता है कि जब हमारे बड़े जब कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उस पर कितना फोकस कर रहे हैं और किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं।
तो यहाँ बच्चा क्या करता है, अपने एल्डर्स को कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे अगर बच्चे का, आपको पता होगा कि इन्फेंट जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती ठीक तरीके से बात करने की, तो वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, लेकिन हाँ उनके अंदर सिर्फ एक साउंड प्रोड्यूस होता है, रोना या फिर हंसना। ठीक है, ये चीज़ होता है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे जो एल्डर्स मूवमेंट है उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बड़े कोई चीज़ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे आलू, ठीक है, मम्मी अगर सब्जी प्रिपेयर कर रही हैं, तो बच्चा अगर पास में बैठा है तो मम्मी कहते हैं बेटा ये देखो आलू, तो वो आलू नहीं बोल पाता तो आऊ या कुछ भी ऐसा वर्ड बोलता है, आ बोलता है, ऐसे करके वो कोशिश करता है अपने एल्डर को कॉपी करने का। ठीक है, तो ये दो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिसेप्टिव लैंग्वेज फेज के। चलिए सेकेंड फेज की बात करते हैं। जैसा कि आप अपने इमेज में देख रहे हैं कि हाँ जो इन्फेंट है वो अपनी मदर को देखकर कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मदर उसे कोई चीज़ सिखा रही है और वो बच्चा उसको देख के खुश हो रहा है, क्योंकि वो उसके जेस्चर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन और उसकी बॉडी मूवमेंट को देखकर समझ पा रहा है कि हाँ हमारी मदर हमसे किस वे में बात कर रही है। क्योंकि बच्चे को हमारी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी मदर द्वारा शो किए जा रहे जेस्चर को समझने की कोशिश करता है, उसके लिप मूवमेंट को देखकर समझने की कोशिश करता है और उसे अपने द्वारा प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है। हालांकि बच्चा काफ़ी छोटा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, इवन वो बोल भी नहीं पाता ढंग से, लेकिन हाँ वो कॉपी करने की कोशिश करता है। चलिए सेकंड फेज की बात करते हैं। सेकंड फेज है प्रोडक्टिव लैंग्वेज फेज। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, रिसेप्टिव मीन्स था ग्रहण करना किसी चीज़ को, ठीक है, ग्रैस्प करना। जब बच्चा छोटा होता है तो ग्रैस्प करता है अपने सराउंडिंग से, यानी उसके एल्डर्स को देखता है, वो चीज़ें ग्रहण करता है। उसके पास जितना ज़्यादा लैंग्वेज का रिसोर्स होगा, यानी कि कोई भोजपुरी में बात करता है, कोई खड़ी बोली में, कोई बंगाली में बात करता है, कोई राजस्थानी में बात करता है, कोई हरियाणवी में बात करता है, तो कई सारे लैंग्वेजेस के जो टाइप्स है उसके पास मौजूद होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पर ग्रास्प करता है, चीज़ों को ग्रहण करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, रिसेप्टिव लैंग्वेज फेज। लेकिन ये जो सेकंड फेज है जिसका नाम है प्रोडक्टिव लैंग्वेज फेज, नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे बच्चा प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, लैंग्वेजेस। तो फिलहाल हम देखेंगे कि इसकी एज कितनी होती है। तो बच्चा 1 साल से 2 या 4 साल के बीच में रिसेप्टिव जब क्रॉस कर लेता है तो प्रोडक्टिव लैंग्वेज फेज में पहुंचता है 1 साल के बाद। अच्छा, इसके क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो इस फेज में, यानी कि प्रोडक्टिव लैंग्वेज फेज में, बच्चा जनरली एक गुड लिसनर के रूप में डेवलप हो चुका होता है, क्योंकि 1 साल होने के बाद बच्चा जब चीज़ें प्रोनाउंस नहीं कर पाता तो वो चीज़ें देखता है कि कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो आस पास मेरे एल्डर्स है वो क्या किस तरीके से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर एक गुड लिसनिंग पावर जो होती है वो डेवलप हो चुकी होती है। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो ये होता है कि बच्चा यहाँ पे कम्प्लीटली बोल नहीं पाता, क्योंकि 1 साल के बाद जब बच्चा क्रॉस करता है तो यहाँ पे वो जनरली कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन हाँ वो बैबलिंग करता है। बैबलिंग मीन्स बच्चा कू मू मा ऐसे करके जब बच्चा जो छोटे छोटे बोलता है, साउंड्स प्रोड्यूस करता है, तो उसे बैबलिंग कहा जाता है। ब ब म इस टाइप के जो वर्ड्स बच्चा प्रोड्यूस करता है, अल्फ़ाबेट्स प्रोड्यूस करता है, तो इसे कहा जाता है बैबलिंग। अच्छा, एक टर्म है जो आपके सीटेट के एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा गया है और इसके एग्जाम्पल्स भी देकर पूछे जा चुके हैं, वो है फोनीम्स। आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है फोनीम्स के बारे में सीटेट में। ठीक है, तो फोनीम्स क्या होते हैं। जब भी कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो 1 साल के ऊपर का होता है, वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाता, तो कुछ वर्ड्स हैं जो अपने बड़े को देखकर जब प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है तो पूरा वर्ड नहीं बोल पाता, तो वो छोटे छोटे साउंड की यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मा, पा, सा, दा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, साउंड की यूनिट्स होती हैं, उन्हें फोनीम्स कहा जाता है। तो अगर एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होती है फोनीम्स की, वो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोनीम्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी आई होप। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। चलिए फोनीम से आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिव लैंग्वेज फेज में बच्चा क्या करता है कि अपने सराउंडिंग्स में, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के पास इस समय जो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है नॉलेज का या किसी भी चीज़ को समझने का, वो उसका खुद का फैमिली होता है। वो उसमें जो जो फैमिली मेम्बर्स के पास हो रहा होता है उन्हीं चीज़ों को नोटिस करता है। तो जब बच्चा प्रोडक्टिव लैंग्वेज फेज में आता है तो उसका थोड़ा सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो अपने आसपास के सराउंडिंग में वो आसपास में देखेगा कि आसपास में चीज़ें हो क्या रही है।
ठीक है। तो वो क्या करता है, आसपास की चीज़ों को देखता है, उन्हें पॉइंट आउट करता है कि हाँ ये चीज़ है, वो टेबल है। उसको कोई चीज़ चाहिए होगी तो उसको कहेगा वो ऐसे करके साउंड प्रोड्यूस करता है, ताकि जो उसके एल्डर्स हैं वो उसकी तरफ ध्यान दे, और उनका जो ध्यान है वो आकर्षित करने के लिए या चीज़ें लेने के लिए बच्चा इस तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये चार्ट है जिस पे अभी हमने बात करी, ये है फोनीम्स के चार्ट। फोनीम्स के जो चार्ट होते हैं, फोनीम्स अभी हमने कहा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है, जिसमें स, ट, प, न, ये सब आप वर्ड्स देख रहे हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स देख रहे हैं, जिन्हें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। यानी किसी भी वर्ड को जब आप हिंदी में कैसे लेटर्स को कन्वर्ट करते हैं, तो आप प्रोनाउंस करेंगे तो किस तरीके से आप उन्हें लिखेंगे। तो ये चार्ट है जिसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल तो होगा। लेकिन ये जो आपको सारा स्टडी मटेरियल है आपको टेलीग्राम में पीडीएफ के रूप में अवेलेबल होगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये सारे स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? बच्चा जब छोटी एज से, यानी बच्चा जब पैदा होता है, वहाँ से लेकर के बच्चा जब 8-9 साल का हो जाता है, उस एज गैप के बीच में बच्चा किस तरीके से लैंग्वेज को ग्रहण करता है, यही कहलाता है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी बच्चा किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करता है। तो इसे भी जो लिंग्विस्टिक्स थे उन्होंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला जो स्टेप है वो है कूइंग। कूइंग नाम काफ़ी फनी सा लग रहा होगा, लेकिन कूइंग जो स्टेप है इसमें बच्चे जो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला ये है कि ये 6 साल के नीचे नीचे के बच्चों में दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे बोल नहीं पाता तो कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है, कू, मू। तो ये जो साउंड जो होते हैं, यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कूइंग स्टेज का। यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज है कूइंग। इस एज में जो 6 महीने से नीचे के बच्चे, सॉरी 6 हफ्ते से नीचे के बच्चे आते हैं, और बच्चे इस स्टेज में सिर्फ रो पाते हैं या हंस पाते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड्स वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि या मुँह करके जो वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो यही स्टेज कहलाती है कूइंग। चलिए सेकेंड स्टेज पे आते हैं। सेकेंड स्टेज है वन वर्ड फेज। इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में जो एज होती है वो होती है 6 मंथ्स, यानी 6 महीने से नीचे तक के जो बच्चे हैं, या 6 महीने से 6 महीने से जो एज स्टार्ट होती है वो होती है वन वर्ड फेज। यानी जो बच्चा 6 महीने का हो चुका होता है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो एक एक वर्ड को प्रोड्यूस कर सके, एक अल्फ़ाबेट्स को प्रोड्यूस कर सके। जैसे एक छोटा छोटा वर्ड अगर आप देखें तो बच्चा जब 6 महीने से 1 साल के बीच में जब बच्चा बढ़ता है तो छोटे छोटे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि माँ, पा। वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, जैसे पापा नहीं बोलेगा, मामा नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसे बोला माँ, माँ, पा, इस तरीके के जो वर्ड है प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे जो साउंड बच्चा प्रोड्यूस करता है, छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, ठीक है, तो वो कहलाता है मॉर्फीम्स। इसे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मॉर्फीम का क्वेश्चन है वो डायरेक्टली सीटेट में आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा मॉर्फीम्स को लेकर के। ठीक है, तो मॉर्फीम क्या होते हैं? छोटे जो सबसे स्मॉलेस्ट बच्चा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक मीनिंगफुल अगर वर्ड देखा जाए तो मॉर्फीम्स है, लेकिन फोनीम्स क्या थे? उनमें जो अल्फ़ाबेट बच्चा बोलता है या जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी कोई मीनिंग नहीं थी जनरली। ठीक है, लेकिन मॉर्फीम्स की मीनिंग होती है। तो वन वर्ड फेज में जब बच्चा आता है, वन वर्ड स्टेज में जब बच्चा आता है तो उसकी एज 6 महीने के ऊपर की हो चुकी होती है, और बच्चा यहाँ पे मॉर्फीम्स जो है उनको यूज़ करता है अपने लैंग्वेजेस में। मॉर्फीम्स क्या होते हैं? जो बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, पा, मा, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इन्हें कहा जाता है मॉर्फीम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो छोटा बच्चा है इन्फेंट, उसे एक बड़ा सा सेंटेंस जो उसके एल्डर्स बोलते हैं, देयर गोज अ बिग कार। तो बच्चा क्योंकि इतना बड़ा सा सेंटेंस नहीं बोल पाता तो जनरली क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है का CA। ठीक है, CA प्रोड्यूस करता है साउंड, क्योंकि उसे कार नहीं बोलना आता। ठीक है, लेकिन बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चा जब 1 साल का होता है तो वो कार बोलता है, कार।
ठीक है। तो यहाँ उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डेवलपमेंट आया और बच्चा यहाँ पे किस स्टेज में है, बच्चा यहाँ पे प्रोडक्टिव फेज में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे है रिसेप्टिव फेज, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों जो है ये है रिसेप्टिव फेज, और इसके ऊपर जब बच्चा जाएगा तो जाएगा प्रोडक्टिव फेज में, ठीक है। और ये जो पहला स्टेप अगर आप देखेंगे तो पहला है ये कूइंग का स्टेप, और ये जो आप स्टेप देख रहे हैं सेकंड स्टेज में बच्चा जब पहुंचता है तो ये होता है वन वर्ड फेज, जहाँ पे बच्चा मॉर्फीम्स को प्रोड्यूस करता है, मॉर्फीम साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो है बच्चा जब और थोड़ा बड़ा होता है तो ऐसे कहता है बिग कार, ठीक है। और जब बच्चा 5-6 साल के ऊपर का हो जाता है तो वो बोलने लगता है देयर वॉज अ बिग कार, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, जो कॉग्निटिव लेवल है जो डेवलप करता है, उसके साथ साथ में लैंग्वेज भी डेवलप करती है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि बच्चा अगर मेंटली रिटार्डेड है या कुछ उसे प्रॉब्लम है मेंटली और उसे अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे भी बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। जो थर्ड स्टेज है वहाँ पर इसका नाम है टू वर्ड फेज। तो टू वर्ड फेज में क्या होता है कि यहाँ जो बच्चे की एज है वो है करीब 18 महीने। 18 महीने का जो बच्चा होता है, इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई देंगे। तो बच्चा यहाँ पे कुछ मैसेज लाइक वर्ड्स बोलता है, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चा प्रॉपरली एबल नहीं होता बोलने के लिए, क्योंकि उसकी एज होती है 18 महीने। 18 महीने का जो बच्चा है वो जनरली पूरा वर्ड नहीं बोल पाता। वो क्या कहता है, जब उसे कोई चीज़ बोलनी होती है, जैसे उसे पानी चाहिए, तो जनरली एक बच्चा एक वर्ड यूज़ करता है मम, ठीक है। मम का वर्ड आपके लिए वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता एल्डर्स के लिए, ठीक है, जो बड़े होते हैं। मम का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चे के लिए मम का मतलब है पानी। तो उसकी खुद की ग्रामर है, उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, वो समझता है कि मम मीन्स होता है वाटर, लेकिन आपके लिए इसकी कोई मीनिंग नहीं है। दैट मीन्स कि बच्चा एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। तो ये होता है टू वर्ड फेज। इसमें एज कितनी होती है, 18 महीने, ठीक है। फोर्थ फेज में अगर फोर्थ स्टेज में आते हैं तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि यहाँ जो बच्चे की एज होती है वो होती है 2 से 4 साल, ठीक है। और ये जो होती है सेंटेंस फेज के नाम से, ये सेंटेंस स्टेज के नाम से जाना जाता है। और जो सेंटेंस स्टेज है यहाँ पर इसको एक और नाम से बोला जाता है, ये होता है अटरेंस स्टेज। अटरेंस मीन्स होता है बच्चा जब बोलने लगता है, अपनी जो चीज़ें हैं या अपनी थॉट प्रोसेस है उसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए जब वो कॉन्वर्जेट करता है भाषा के द्वारा, तो ये जो फेज़ है उसे अटरेंस फेज कहा जाता है। फिर सेंटेंस फेज भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे बच्चे की एज होती है 2 से 4 साल, ठीक है। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो बच्चा होता है वो एबल होता है कन्वर्जेट करने के लिए, बात करने के लिए। यानी वो अपनी मम्मी से डायरेक्टली कह सकता है कि मम्मा आई नीड वाटर, मम्मा पानी चाहिए, या मुझे लंच में ये चीज़ चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे दूध चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे प्रॉपरली बोलने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए एबल हो चुका होता है, उसकी टेंडेंसी डेवलप हो चुकी होती है ठीक तरीके से कॉन्वर्जेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो फेज़ है उसे सेंटेंस फेज कहा जाता है, और बच्चे की यहाँ पे एज होती है 2 से 4 साल। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और जितनी स्टेजेस है वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी PDF के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से तत्व हैं जो भाषा के विकास में या तो बाधा का काम करते हैं या तो उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में कि कैसा माहौल होना चाहिए या क्या चीज़ें हैं जो भाषा के विकास में मदद करती हैं, तो सबसे पहला है फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मीन्स होता है गाइस कि समाज, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके पास वो समाज में अभी नहीं जाता, ठीक है। सोशल फैक्टर मीन्स होता है वो फैमिली में किस किस से इंटरेक्ट कर रहा है, या बाहर जा रहा है तो किस किस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो बच्चे को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आप समाज में भाषा के अलग अलग, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। यानी एक ऐसा बच्चा जिसके घर में हिंदी भाषा बोली जाती है और कोई और भाषा बोली जाती है, इंग्लिश भाषा बोली जाती है, तो वो बच्चा ज़्यादा डेवलप करेगा एज़ कम्पेयर टू दैट चाइल्ड जिसके घर में सिर्फ एक भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये होता है सोशल फैक्टर। और कहने का मतलब है कि आप बच्चे को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा छोड़ेंगे भाषा के माहौल में, बच्चा उतना ही ज़्यादा भाषा सीखेगा और उतना ही ज़्यादा उसके भाषा का विकास होगा। दूसरा फैक्टर है एजुकेशनल फैक्टर।
एजुकेशनल फैक्टर मीन्स होता है कि आप बच्चे को जितना ज़्यादा ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बच्चा अलग अलग चीज़ें सीखता है, ठीक है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, 2 से 3 साल के बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है या प्ले स्कूल में जाता है, तो वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ मिलता है और वहाँ पर भी वो कई सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो ये हुआ एजुकेशनल फैक्टर। थर्ड जो है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स व्हाट? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपकी पूर्वजों से विरासत में मिलती हैं, तो ये होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि हेरिडिटरी। तो ऐसी ऐसे चाइल्ड्स या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स या जिनके फोर फादर्स जो होते हैं, जिनकी भाषा काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है, स्पेशली जो राइटर्स होते हैं, ठीक है। तो उनके जो आने वाली जो प्रोजनी है, या आप इस तरीके से कहें कि आने वाले उनके जो वंशज हैं, उनका भी भाषा जो होगा उसका विकास काफ़ी तेज़ गति से होगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स या टीचर होते हैं, प्रोफेसर या लेक्चरर्स होते हैं, तो उनको भाषा के रूप में एक बड़ा सा एरिया मिलता है जहाँ पे उनके भाषा का विकास हो सकता है। तो ये होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। दूसरी चीज़ जो होती है ब्रेन का डेवलपमेंट। जब बच्चा ऐसे माहौल में जाता है जहाँ पे उसे सोशल फैक्टर भी मिल रहा है, एजुकेशनल फैक्टर भी मिल रहा है, लेकिन उसका दिमाग अगर कमज़ोर है या उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी हो दिखाई देती है ब्रेन को लेकर के, या उसके अंदर पढ़ने की जो क्षमता नहीं है, या पढ़ने में अक्षम है, या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, तो ये सारी बीमारियों से अगर बच्चा ग्रसित है तो वो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसके हेल्प नहीं कर पाएगा और वो बच्चा पिछड़ जाएगा। तो ये होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो यहाँ पे आपने सीखा कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को हेल्प करती हैं उनके भाषा विकास में, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को पीछे लेकर जाती हैं भाषा विकास में, ठीक है। तो इसके अलावा और भी अगर आप फैक्टर देखें, तो बच्चा अगर दबता है हर बार, या बच्चा स्कूल में भी जाता है और कई सारे जो उसके पीयर जो ग्रुप है उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसे दबा देते हैं हर बार, और बच्चा रिसेसिव रह जाता है, इस केस में भी उसके भाषा का विकास नहीं हो पाता। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो भाषा के विकास में मदद भी करते हैं और उसे रोकते भी हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा जब चीज़ों को बोलता है तो ही वो सीख पाता है। अगर बच्चा गलत भी बोल रहा है, उसे बार बार आप सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं तुम ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, और आप उसे दबाते हैं कि हाँ तुम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसे नीचा दिखाते हैं, तो बच्चे का जो लेवल है, मेंटल लेवल, वो हर बार गिरता चला जाता है और बच्चा यहाँ पे सीख नहीं पाता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उसे प्रमोट कीजिए, आप मोटिवेट कीजिए। लैंग्वेज अलग अलग अगर बच्चा बोलता है तो उसे आप सप्रेस कीजिए कि हाँ सॉरी, बच्चों को आप प्रमोट कीजिए कि हाँ बच्चा बोल रहा है तो उसे रोकिए नहीं। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर का रोल प्ले करता है भाषा के विकास में। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के बारे में। सिंटैक्स आपने पढ़ा होगा, अगर इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा होगा, ये टर्म जनरली यूज होता है। सिंटैक्स मीन्स होता है अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। एग्जाम्पल पे हम बाद में फोकस करते हैं, फिलहाल हम सिंटैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिंटैक्स मीन्स होता है रूल या स्ट्रक्चर जिसके द्वारा एक सेंटेंस एक लैंग्वेज में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एक भाषा है, उसमें अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो एक रूल होता है उसका कि पहले कौन सा शब्द लिखना है, उसके बाद कौन सा शब्द लिखना है, उसके बाद कौन सा शब्द लिखना है। तो ये जो रूल्स होते हैं जिसमें जो एक सेंटेंस लिखने में यूज होते हैं किसी भी भाषा के, तो वो कहलाते हैं सिंटैक्स, ठीक है। जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है और आपको समझाने के लिए एक ही वर्ड बार बार यूज किया गया है। तो सिंटैक्स अगर देखें तो काउ ड्रिंक्स मिल्क, ये जो आपने देखा मिल्क ये नाउन है, ठीक है। और ये जो है ड्रिंक्स आपने देखा ये क्या है, वर्ब है। और ये जो काउ आपने देखा तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सिंटैक्स है, एक रूल है कि किसको कैसे लिखना है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो इंग्लिश में अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे पहले नाउन लिखा जाएगा, उसके पहले एडजेक्टिव लिखा जाता है, उसके पहले एडवर्ब लिखा जाता है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब, एक और एडवर्ब चाहे तो लगा सकते हैं, उसके पहले देखें तो एक और सब्जेक्ट या फिर नाउन लगाते हैं जिसके बारे में बात करी जाती है, और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये जो रूल होता है कि पहले हाँ नाउन होगा, उसके पहले एडजेक्टिव होगा, उसके पहले एडवर्ब होगा, उसके पहले एक और चाहे तो एडवर्ब ऐड कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये जो सीक्वेंस होता है, ये जो रूल होता है, उसी को कहा जाता है सिंटैक्स। तो ये जो वर्ड है आप सभी के सामने एक सेंटेंस है, काउ ड्रिंक्स मिल्क। अगर आप देखिए तो यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको नहीं दिखाई देगी। सेंटेंस जो है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सही है, तो ये क्या है आपका सिंटैक्स, ठीक।
अगर आप यहाँ पे ड्रिंक्स को हटा करके, ठीक है, लिखते ईट्स, तो ये भी गलत नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें, अगर ड्रिंक्स को हटा के काउ ड्रिंकिंग मिल्क अगर आप लिख देते तो ये सिंटैक्स जो होता वो गलत हो जाता, या जो रूल्स थे वो टूट जाते ग्रामर के, ठीक है। तो ये जो एरर्स होती हैं जनरली, जो ग्रामर्स के कारण अराइज होती हैं, जो रूल्स के कारण अराइज होती है ग्रामर के, तो ये जो एरर्स है उन्हें कहा जाता है सिंटैक्स एरर। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरा जो होता है, चलिए बात करते हैं सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक्स होता है स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड की मीनिंग की जो किसी भी शब्द के अर्थ का जो अध्ययन है वो सिमेंटिक्स कहलाता है। और इसी में जो खराबी या किसी गड़बड़ी के कारण या किसी वर्ड के डिस्प्लेस होने किसी वर्ड के हट जाने के कारण जो अर्थ का जो अर्थ जो निकल कर आना चाहिए उसको हटकर कोई दूसरा अर्थ निकल कर आता है, तो यही जो एरर कहलाती है वो कहलाती है सिमेंटिक एरर, ठीक है। जैसे कि आपने पहले सेंटेंस में देखा काउ ड्रिंक्स मिल्क, ये सिंटैक्स सही था, ग्रामेटिकली ये सही था, लेकिन क्या गाय अपना दूध पीती है या पीती हर समय आपने देखा होगा कि गाय मतलब 2 या 3 लीटर जितना भी दूध देती है, क्या वो पी जाती है? नहीं पीती। तो अगर आप देखिए तो सिमेंटिकली ये करेक्ट नहीं है, ये गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप सिंटैक्टिकली देखें, सिंटैक्स देखें, तो ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे काफ़ी इजीली हमने आपको बताया। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। चलिए, तो ये खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा और कई सारी जो नॉलेज थी आपने यहाँ से ली होगी। फिर भी कोई डाउट होती है या कोई ऐसा एरिया होता है जो आप सभी को इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं शालीनतापूर्वक। और ये हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन और लिंक, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, आप उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होके डेली PDF और स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।